तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट पे। तो वापस से हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के, जहां पर बात हो रही है करंट इलेक्ट्रिसिटी के 12th लेक्चर पर। तो जो लोगों ने 11th लेक्चर नहीं देखा है, पहले जाके फटाफट से 11th लेक्चर देख लें, ताकि वहां से चीजें एकदम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ सके। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। आई होप आपको याद होगा, लास्ट टाइम आपने कॉम्बिनेशन देखा था। तो आज हम लोग एनकाउंटर करने वाले हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का और जानेंगे कि एक्चुअली क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज और कैसे इसको हम लोग एनकाउंटर करें, कैसे इसको डिटेल में समझेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसे करना है आइए देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं, देख के पहचान जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है किरचॉफ सर्किट मतलब नॉन बैलेंस सर्किट और बैलेंस सर्किट के बीच में। तो इसको पहले अंडरस्टैंड करना भी बहुत बड़ी बात है। तो इसको हम समझेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हमें और भी ब्रिजेस वगैरह मिलेंगे। फिलहाल 12th के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज ही एक सिंगल ब्रिज है जो हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा एक ब्रिज और मिलने वाला है जो हम पढ़ेंगे, लेकिन वो भी इसी प्रिंसिपल पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आइए पहले समझेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। ऐसे समझिए कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें चार लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी टीम बना रखी है, राइट। अब ये टीम में चारों सीधी सी बात है एक दूसरे को जानते ही होंगे, हमें नहीं पता, चार लोग एक दूसरे को जानते होंगे, राइट। अब हुआ क्या कि ये चारों लोगों ने कहीं चोरी करी और चोरी करके ये लोग भागे और हमने क्या किया, तीन लोगों को पकड़ लिया। लेकिन एक पंगा ये हो गया कि ये जो तीन लोग ने कसम खा रखी है कि हाँ एक जो भी पकड़ा जाएगा कोई किसी के बारे में नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि अब तीनों को आपने पकड़ तो लिखा है, लेकिन चौथे लोगों के बारे में आप इंफॉर्मेशन कैसे देंगे। अब वो उन्होंने कसम खा रखी है और वो लोग नहीं बताने वाले, तो आप क्या करेंगे कि वो चौथे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे। तो जब मान लीजिए, ऐसे समझिए कि जब चार लोग हैं और ये चारों लोगों ने मिलकर कोई काम किया, किसी पार्टिसिपेट किया किसी कंपटीशन में, और वो तीन लोगों ने चौथे के बारे में कुछ ना बताने का किसी तरीके से क्राइटेरिया होल्ड करके रखा है और वो नहीं बताएंगे चौथे के बारे में, तो चौथे के बारे में पता करने के लिए एक नया मेथड लेकर के आएंगे और वही एक तरीके का मेथड है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है जहां पर चार रेजिस्टेंस यूज तो किए जाएंगे, लेकिन तीन रेजिस्टेंस की हेल्प से चौथे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड करने वाले हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट वेयर द fourth unknown resistance can be found with the help of three known resistance. Remember that? आइए, तो आई होप आप समझ तो चुके ही हो। तो इसका प्रिंसिपल कैसा है, कैसे निकालने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, इट इज द बैलेंस ब्रिज where we can find the fourth unknown resistance with the help of three known रेजिस्टेंस। वैसे आप तो जानते ही हो कि तीन लोग पकड़े गए तो चौथा तो पकड़ा जाएगा, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये तीन लोगों ने तो नहीं बताना है, लेकिन हम इन तीन लोगों का इस्तेमाल करके चौथे को जरूर पकड़ के दिखाएंगे। और यही आप देखेंगे आज कि कैसे पकड़ने वाले। इसका एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे हम लोग चार रेजिस्टेंस देखिए ले लेते हैं नॉर्मली, और इन चारों रेजिस्टेंसेस को एक ऐसे फिगर आउट मतलब एक ऐसे कॉन्सेप्ट में फिट करेंगे जहां पर अपने आप चौथा वाला पकड़ने जाने वाला है। कैसे पकड़े जाएगा, आइए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। द प्रिंसिपल ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए सिंपल सा है, प्रिंसिपल को समझना है ना। तो आइए आपको थोड़ा सा पहले इसके सर्किट से मिला दें, कैसा इसका सर्किट होता है। एक्चुअली देखिए इसमें चार रेजिस्टेंसेस, नो डाउट इसमें चार रेजिस्टेंसेस ले लिया जाएगा और सबको ना एक सीरीज में जोड़ लिया गया। लीजिए कुछ इस टाइप से, ये देखिए बढ़िया प्यारा सा लग रहा है आपको। क्या लग रहा है ये प्यारा सा, ये एक प्यारा सा लाइन था, एक मतलब चार रेजिस्टेंस हमने उठाए, PQRS का नाम रख दिया, एक लंबे से वायर में ऐसे जोड़ लिया और फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके क्या बना लिया, एक रेक्टेंगल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, आप नाम कहीं भी कुछ भी दे सकते हो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, ये बना लिया।
अब क्या है देखिए, चारों का नाम रख देते हैं। तो मिस्टर पी है, ये मिस्टर क्यू है, ये मिस्टर आर है, ये मिस्टर एस है, राइट। और ये सभी मिस्टर जो है वो एक्चुअली सीरीज में है, लेकिन हमें ऐसा कुछ करना है जिससे कि अब हम इसमें बैलेंस कंडीशन लगा सकते हैं। अब व्हाट इज बैलेंस, अभी समझेंगे बैलेंस क्या होता है, डोंट वरी। अभी थोड़ा बैलेंस कंडीशन जो यहाँ पे हमने टर्म लिखा है ना, व्हाट इज बैलेंस ब्रिज, तो ये बैलेंस कैसे होता है देखेंगे। तो पहले दो ये डायगोनल देखिए, इन दो डायगोनल्स को पहले पकड़ लीजिए और इन दोनों डायगोनल्स को पकड़ करके ये लाइए ऐसे एक सेल से जोड़ दीजिए, एक सेल से जोड़ दीजिए, चाहो तो रेजिस्टेंस से भी जोड़ सकते हो, बट हम सेल से ही जोड़ के अपना काम चलाएंगे, ओके। क्योंकि हमारा काम इन चारों से लेना देना है, हम इन चारों को पहचानते हैं और किसी को नहीं, ओके। अब यहाँ पर एक डायगोनल पे तो आपने बी और डी पर तो आपने क्या रखा है, सेल रखा है, और ये क्या है आपका की है, ओके की। और ये आपका स्विच क्या करेगा, स्विच सर्किट को कनेक्ट करेगा और सेल आपका करंट प्रोवाइड करेगा। और दूसरे डायगोनल पे आप लगा दीजिएगा एक प्यारा सा गैल्वेनोमीटर। और नो डाउट हर बच्चा जानता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर सिंपली, गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, ऑफ कोर्स करंट डिटेक्ट करता है। और करंट कैसे डिटेक्ट करता है कि सर्किट में करंट कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सीधे आ रहा है, मतलब क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉक, ये डिटेक्ट करता है आपका करंट, ओके गैल्वेनोमीटर, ठीक। और आप में से अगर किसी ने भी गैल्वेनोमीटर नहीं देखा है तो डोंट वरी, लैब में आप जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर देख लेंगे। गैल्वेनोमीटर की खासियत ये है कि जो इसकी निडल होती है वो एग्जैक्टली मिड सेक्शन पे होती है, वहां पे जीरो होता है, जिसको जीरो कहते हैं, बेसिकली जीरो डिफ्लेक्शन कह लो। अब इस जीरो से अगर आपने करंट क्लॉकवाइज शिफ्ट किया तो ये लेफ्ट में जाएगा, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रखा तो राइट में जाएगा। ये लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में जाता है, ये इसकी मेन प्रिंसिपल है, मेन खासियत इसकी यही है, ओके। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां से करंट प्रोवाइड कर दी, जरा सोचिएगा, सेल ने क्या करा, करंट प्रोवाइड किया, क्या आई, नो डाउट। अब ये करंट यहां से जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ओके। ये हो गया ऊपर I1 और नीचे वाले पोर्शन में हो गया I2, राइट। हर गैल्वेनोमीटर का भी अपना रेजिस्टेंस होता है बच्चों, मैं बता दूं, कोई भी ऐसा कंपोनेंट, ऐसा अप्लायंसेस नहीं है जिसका अपना कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो इसका भी रेजिस्टेंस होगा। अब ये करंट जो यहां से दोनों चले, आगे जाकर के इसको दो लोग मिले, दो रास्ते मिले। अब अगर ये कहता है कि मैं ऊपर जा रहा हूं तुम नीचे जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही A पर पहुंचा I1 तो उसको दो रास्ते दिखे, एक G से जा सकता है, Q से जा सकता है। लेकिन मे बी कि अगर A का पोटेंशियल ज्यादा होगा C से, ऐसे केस में क्या होगा ना कि जहां पोटेंशियल ज्यादा होता है, जहां पोटेंशियल कम होता है, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है स्टैब्लिश। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस से होता क्या है कि जहां पे हाई पोटेंशियल होता है ना, वहां से करंट ड्रॉ होता है, और जहां पे लो पोटेंशियल होता है वहां से करंट एग्जिट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि A पर पोटेंशियल अगर ज्यादा होगा, अगर ऊपर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ऊपर से करंट नीचे की ओर ड्रॉ होगा। और सपोज दैट, जरूरी नहीं कि अगर C का पोटेंशियल ज्यादा हो तो करंट नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ होगा। रिमेंबर दैट कि पोटेंशियल ज्यादा जहां होता है करंट वहीं से ड्रॉ होती है। तो अगर ऊपर से ड्रॉ होगी तो नीचे से नहीं, और नीचे से ड्रॉ होगी तो ऊपर से नहीं। तो सपोज दैट कि यहां से करंट अगर आ गया, ठीक है, तो ऐसे केस में आप इस वाले सेक्शन में भी करंट लेंगे और ये हो जाएगा किरचॉफ सर्किट, ठीक। अब ये किरचॉफ सर्किट है नहीं, एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन सर्किट है। तो इसमें क्या होगा ना कि A पर भी पोटेंशियल और C पर भी पोटेंशियल दोनों एक्चुअली सेम होने चाहिए। मैं रिमेंबर दैट A पर पोटेंशियल और C पर पोटेंशियल सेम होगा। इससे क्या होगा, A और C पर पोटेंशियल सेम होगा ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बच्चों यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से करंट इस वाले सेक्शन में नहीं आएगा, और ऐसे केस में ये जो डिफ्लेक्शन है ये करंट डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां पोटेंशियल डिफरेंस जीरो वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर कोई भी करंट डिटेक्ट नहीं करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं जीरो डिफ्लेक्शन। रिमेंबर दैट, अगर दो सेक्शन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो कभी भी यहां पे कोई करंट फ्लो नहीं करता, और यहां पर डिफ्लेक्शन क्या आएगा, ऑफ कोर्स जीरो आएगा। तो यहां पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, दैट मींस कि ये जो करंट है वो नीचे नहीं जाएगी और ये भी करंट ऊपर नहीं जाएगी, और ये सीधे आगे बाईपास होगा, कह सकते हो कि यहाँ पे फ्लो करेगा किस वाले में, नेक्स्ट वाले सर्किट में, मतलब नेक्स्ट वाले रेजिस्टेंस में Q में, और वो होगा I1। सिंपली ये वाला भी करंट आपने ऊपर तो जाना नहीं क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो ये नीचे से आगे वाले सेक्शन में चला जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों I2। मतलब S एक्टिव हुआ I2 से और Q एक्टिव हुआ I1 से, राइट। और यहां से ये दोनों एडजॉइन होंगे और वापस अपनी सर्किट में चले जाएंगे। और ध्यान दीजिए, हमारा काम यही था इस सर्किट को चेक करना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि A पर और C पर पोटेंशियल सेम होगा, मतलब डायगोनल A और C पर पोटेंशियल सेम होगा, और पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड जीरो डिफ्लेक्शन कंडीशन, और इसी कंडीशन को कहते हैं बैलेंस ब्रिज, राइट। तो इन द केस ऑफ
केस ऑफ बैलेंस ब्रिज, ओके, बैलेंस ब्रिज, ये बैलेंस ब्रिज कंडीशन है, ठीक है। तो बैलेंस ब्रिज में पोटेंशियल एट ए एंड सी इज सेम, therefore potential difference 0, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर क्या हो गया 0, such that the deflection in galvanometer is 0, okay, such that the zero deflection produces in the galvanometer, okay, galvanometer, that's it। अब ये कंडीशन आपका कहलाता है बैलेंस ब्रिज, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज, रिमेंबर दैट। और इस बैलेंस ब्रिज के केस में आपको एक कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। तो अब ये क्या कंडीशन है, P by Q is equal to R by S, रिमेंबर दैट। इसको कई वर्ड्स में कहा जा सकता है, इसको एक वर्ड में ऐसे कह सकते हैं कि आपके गैलोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन है, ऐसे कह सकते हैं कि A और C जो कि डायगोनल है उस पर कोई भी पोटेंशियल जो है वो बड़ा नहीं है, मतलब पोटेंशियल सेम है, या पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनके बीच में जीरो है। याद रखिए इन दोनों कंडीशन, या फिर इसके अलावा कहा गया कि सर्किट बैलेंस है, तो ऐसे केस में ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है। और यही कंडीशन आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस ब्रिज कंडीशन भी कहलाने वाली है। और इसी के हद से देखिए, अगर 3 लोग पता हो या 3 लोग नोन हो तो चौथे को हम पता कर लेंगे। इससे मैंने इन लोगों से नहीं पूछा, बस हमने क्या किया, इन तीनों की आइडेंटिटी यूज कर ली चौथे को पता करने में कि कौन से किससे बिलोंग करता है, चौथे को पकड़ के दिखाएंगे। आइए आप देखेंगे कि इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब इसकी डेरिवेशन से हम लोग पहले पता करेंगे वो कंडीशन कैसे निकल रही है। तो ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन। आप इस सर्किट को ध्यान में रखेंगे, सर्किट आपका हमेशा ऐसे ही फॉलो होगा, नाम याद रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ओके। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि एक लूप यहाँ पे जिसमें कि दोनों रेजिस्टेंस काउंट होंगे और एक लूप यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस काउंट होंगे। मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी रेजिस्टेंसेस है सबको यूज करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तो पहला लूप आपका ये मिल गया, दूसरा लूप आपको ये मिल गया। लूप में चलने का तरीका कैसे होगा, या तो क्लॉक चलिए या तो एंटी क्लॉक चलिए। क्लॉक चलेंगे तो किसी एक करंट को फॉलो करिएगा, ध्यान रखेंगे जिस भी करंट को फॉलो कर रहे हो आप उसी को फॉलो करते रहिए। जैसे मैं अगर इसको फॉलो करूं ना I1 को, तो आप ऐसे चल जाइए, ठीक है। और अगर आप इधर आपने इस I1 को फॉलो किया तो आप ऐसे चले जाइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि जिसको भी आप फॉलो करोगे ईमानदारी से फॉलो करोगे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लूप में आते हैं। फर्स्ट लूप का नाम देख लीजिए बच्चों, DACD, ये फर्स्ट लूप हो गया। और इन फर्स्ट लूप में अगर मैं बात करूं तो I1 और इसका रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस कौन है, P, जैसा कि आपने किरचॉफ में पढ़ा था। तो I1 into P, ओके। और आप यहां से मूव करके आए क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, दैट मींस इसमें कोई करंट ही नहीं है, वो सीधे आगे चला गया। और इसके बाद आप यहां से होके आओगे तो आप इधर जा रहे थे, तो ये क्या, देखिए I2 तो ऑपोजिट आ रहा है, इधर से आ रहा है, आप इधर से आ रहे हो, इधर से आ रहा है, ऑपोजिट आ रहा है ना, माइनस I2 करना पड़ेगा आपको, और इसका रिस्पेक्टिव कौन है, ऑफ कोर्स R है, ओके। और इस लूप में कोई और तो हमें EMF दिख नहीं रहा, रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा, तो यहीं पे इसको छोड़ के इज इक्वल टू EMF ना होने की वजह से इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ जाएगा बच्चों आपको। क्यों, क्योंकि EMF इज इक्वल टू लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे EMF इस लूप में नहीं है। ऐसे केस में आप यहाँ पे लिख सकते हैं I1P इज इक्वल टू I2R, राइट। और इक्वेशन नंबर 1 डन। नाउ अब आप क्या कर सकते हो, सेकंड लूप ले सकते हो। तो सेकंड लूप आपको कौन सा मिलेगा ये देखते हैं। आप इसको फॉलो कर रहे हो ना ऐसे करके, तो A B C A, ओके। तो A B C A ये आपका नेक्स्ट लूप है। और इस लूप में आपने I1 को फॉलो किया है, तो I1 और उसका रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस Q, और आप यहां से आ रहे थे और ये यहां से आ रहा है, अपोजिट आ रहा है। अब आपने इसको फिर से, आप ऐसे आ रहे हो ना, तो ये तो इधर से आ रहा है, अपोजिट है, तो I2 into S। और आपको यहाँ पे और कोई रेजिस्टेंस तो दिख नहीं रहा, देखिए क्यों नहीं, देखिए रेजिस्टेंस तो गैल्वेनोमीटर का भी होता है, बट करंट नहीं आने की वजह से ना उसको हम क्या करेंगे, 0 ही लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू, और कोई EMF है नहीं, इज इक्वल टू 0। नाउ I1Q इज इक्वल टू I2S, इक्वेशन नंबर 2 डन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 अब क्या कर सकते हो, I1P अपॉन
I1Q यहां से, और यहां पर हो गया I2R अपॉन I2S। ओके, I1 कैंसिल, I2 कैंसिल हो चुका, तो यहां पर आपको मिल गया क्या, P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। लीजिए, यही केस आपको प्रूफ करना था और इसको आपने कर दिया प्रूव। ओके, दिस इज कॉल्ड बैलेंस ब्रिज कंडीशन। रिमेंबर, यही ब्रिजस्टोन ब्रिज की कंडीशन है। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि बैलेंस ब्रिज है या नहीं, तो आप पहले चेक करोगे कि ऊपर के दोनों जो डायगोनल के दोनों साइड देख पा रहे हो, इस वाले डायगोनल गैलोमीटर के डायगोनल के दोनों साइड देख पा रहे हो, ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियोज नीचे के दोनों रेजिस्टेंस के रेशियोज के साथ इक्वल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पे 6 है, सपोज दैट, तो यहाँ पे 4/8 करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, यहाँ पे 3/6 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। बट एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ 6 और यहाँ 3 होता है, ऐसे केस में तो यहाँ 6 यहाँ 3 करोगे या 2/1 आएगा, बट ऊपर 1/2 आएगा। रिमेंबर दैट, ऐसे केस में ये कभी भी बैलेंस ब्रिज नहीं हो सकता। तो ऊपर के दोनों रेजिस्टेंसेस के रेशियोज नीचे के दोनों रेजिस्टेंस के रेशियोज के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। ऐसे केस में इसमें तो कोई करंट फ्लो करता नहीं है, तो कभी-कभी इसमें आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ दे तो भी आप कैसे करेंगे। देखिए मैं बताऊं कि देखिए ये करंट तो इसमें देखिए सेम जा रहा है, तो ऐसे केस में देखो इसको तो आप इग्नोर ही करने वाले हो, तो ये दोनों सीरीज हो जाते हैं। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मिला तो मैं बता दूं, और ये दोनों भी सीरीज हो जाएंगे और आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाते हैं, तो भी आप इसको सॉल्व करके क्या कर सकते हो, करंट निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट करंट निकाल सकते हो। मान लीजिए सम केसेस में आपसे क्या पूछा जाता है कि अगर इस वाले केस में आपको ये वाला रेजिस्टेंस नहीं पता है, अननोन है, तो अगर क्यों नहीं पता है तो P, R और S की वैल्यूज जो भी आपकी होंगी उसको यहाँ पे यूज करिए और Q की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात। अब हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे शॉर्ट एग्जांपल जो कि ये टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करने वाले हैं। आइए फटाफट से देख लें। तो चलिए बच्चों, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि शॉर्ट है, और यही सारे एग्जांपल जो हमने यहाँ पर आपको कराने हैं, यही एग्जांपल आप करेंगे भी, होमवर्क भी यही होगा, क्लास वर्क भी यही होगा, इसी पर प्रैक्टिस भी करने हैं, क्योंकि इससे डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिलते नहीं हैं। तो आइए फोकस करते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है जिसमें आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये आपका थर्ड क्वेश्चन। ओके, और इसमें करना क्या है, पहले ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द गिवन सर्किट पोटेंशियल इज सेम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल इज सेम एट बी एंड डी। तो बी और डी टर्मिनल्स पर पोटेंशियल सेम होने वाले हैं, तो बताने की जरूरत नहीं कि वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, वहां पे करंट जाने वाली नहीं है, राइट। और ये दिखा रहेगा आपको, या तो कह देगा जीरो डिफ्लेक्शन, या तो कह दिया जाएगा कि पोटेंशियल इज सेम। जनरली पोटेंशियल सेम वर्ड ज्यादा यूज होता है, राइट। ओके, रेजिस्टेंस निकालना है आपको, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना है सर्किट का जो भी होने वाला है, और साथ ही आपको फाइंड करना है कि उस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, राइट। तो आइए स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में आपको एक सर्किट है जिसमें बीच में गैलोमीटर लगा के रखा गया और कहा भी गया है कि बी और डी पर पोटेंशियल सेम है। दैट मींस कि बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसका मतलब वहां पे कोई भी करंट नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लगा होता तो भी वो क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर लगा है तो भी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है और करंट भी जीरो ही होना है। तो इसका मतलब कि यहाँ से जो करंट आने वाला है वो ऊपर और नीचे वाले सेक्शन में इस तरह से इसमें और इस तरह से इसमें डायरेक्टली चला जाएगा। अब आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये बैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन होती है कि आपको सबसे पहले आपको P by Q is equal to R और S में फिट कर देना है। तो ये P ये Q होता है, तो आप 4/12 और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, R ये है आपका 3 और यहाँ पे X लिख दीजिए। ये कैंसिल हुआ 3 टाइम्स में और आपने इसको इधर और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 ओम, राइट। सिंपल है, बहुत इजीली आपने निकाल लिया कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 ओम आ गई। अब क्या करना है, अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकालना बता दूं कि देखिए इसमें तो करंट जाना नहीं है, तो 4 और 12 जो है वो किसमें हो जाएंगे, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बच्चों, थोड़ा इसको समझना है तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा समझ लें, नीचे वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या करना है कि आपको लिखना होगा 4 and 12 इन सीरीज। ओके, तो सीरीज में आपको क्या मिलेगा, R डैश मिलेगा, 4 + 12 दैट इज 16 ओम। और सिंपली इसी तरीके से 3 and x, x की वैल्यू 9 ओम है, तो आपको लिखना होगा 3 and
9 इन सीरीज ऑल्सो। तो यहाँ पर आपने r डबल डैश निकाल लेना है, 3 + 9 दैट इज व्हाट 12। नाउ अब ऊपर वाले सेक्शन और नीचे वाले सेक्शन आपस में किस में होंगे, पैरेलल, मतलब 16 ओम एंड 12 ओम नाउ पैरेलल। अब ये पैरेलल में है तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे मिलेगा, आइए। तो फाइनल है ये रेजिस्टेंस और तो है नहीं, 1 बाई क्या करेंगे 12 + 1 बाई 16। ओके, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 12 एंड 16 जो भी वैल्यूज आएंगी उसका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालना बच्चों आपको बहुत अच्छे से आता होगा। एलसीएम निकाल लीजिए जैसे आप नॉर्मली निकालते हो, आप ऐसे ही निकालते होगे, इससे अलग तरीका तो आपके पास है नहीं फिर बेसिकली। तो 4 × 4 16, 16 3 जा 48। ओके, तो दैट इज 48 को इससे डिवाइड किया 4 और यहाँ पे 3 और नाउ 1/r की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू आ जाएगी 48/7। अब ये डिवाइड हो तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे, आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए। आगे बढ़ें और अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है सर्किट में, दूसरा हो गया, पहला भी आपने कर दिया, थर्ड करंट निकालना। तो करंट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, करंट निकालना है तो इसको हम यहाँ पे कर दूं क्या इसको। अब थर्ड पार्ट जो है वो आपका करंट है। अब करंट कैसे निकालेंगे, करंट इज इक्वल टू आपका होता है I इज इक्वल टू E/R। E की वैल्यू कितनी है बच्चों, E की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो 10 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है 48/7। अब फाइनली हो जाएगा 70/48, डिवाइड कर सकते हो तो कर देना 35/24 और इसको आप चाहो तो आंसर डिक्लेयर कर सकते हो। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर जो कि आपके सर्किट में आने वाला करंट है। आई होप ये वाला पूरा तीनों आप क्वेश्चन समझ गए, तीनों कर लिया। अब आप सेकंड कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, कैसे करेंगे आइए पहले वो समझ लेते हैं। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में जैसे था वैसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन में, बस यहाँ पे दे रखा है कि B एंड D के बीच में पोटेंशियल जो है वो सेम है। इसका मतलब कोई भी करंट B और D के बीच में तो नहीं जाना है, राइट। यहाँ पर ये 10 ओम क्या होगा, डिस्क्वालीफाई होगा, अनएक्टिव होगा। मतलब आपको वैसे ही करना है P/Q/R/S, वैसे ही करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। x की वैल्यू निकल जाएगी, जो भी x की वैल्यू निकलेगी उसके हेल्प से आप ये दोनों सीरीज और इसको तो आप डिस्क्वालीफाई कर चुके हो, आपस में क्या होंगे पैरेलल। अब ये पैरेलल को सॉल्व करने के बाद ध्यान दीजिएगा ये यहीं पे खत्म नहीं होगा, इसमें तो आपको कोई और रेजिस्टेंस नहीं मिला था, लेकिन इसमें देखिए एक रेजिस्टेंस और है, तो जो भी इसकी वैल्यू फाइनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं आएगी, इसके साथ ये सीरीज में भी आएगा। तो इसको सीरीज में ऐड करने के बाद आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब थर्ड क्या निकालना है, करंट। तो करंट इज इक्वल टू होगा E/R, तो जो भी वैल्यू R क्या होगी उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा करंट। ओके, सेकंड भी हो जाएगा, कर लेंगे आप। और आइए थर्ड में। थर्ड का क्वेश्चन बड़ा यूनिक टाइप का है और ऐसे क्वेश्चन काफी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, मिसलीड भी करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सेल और इसके ऊपर का जो जंक्शन है वो इसी टाइप का है। अब ऐसे देखिए यहाँ B और D पर क्या है, B और D पर सेम पोटेंशियल का मतलब ये 5 ओम क्या होगा, अनएक्टिव होगा। अब ये जो करंट यहाँ से चलेगा, ये करंट यहाँ से जो चलेगा ऊपर जाके दो पार्ट में डिवाइड होगा, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़े थे एग्जैक्टली वैसे ही। ये यहां से अब इसमें डिवाइड होना नहीं क्योंकि पोटेंशियल सेम है, तो इसका रेशियो मतलब 10/x इस P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। और ऐसे ही करके आप इसका x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद ये दोनों सीरीज और 3 और 12 की सीरीज आपस में ये दोनों पैरेलल, और फिर उसके बाद आप आकर के यहाँ पर 10 ओम को क्या ले लेंगे सीरीज में, जैसा कि इसको किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से इसको कर लेंगे और फाइनली आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। देन आपको करंट निकालना होगा, तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, करंट इज इक्वल टू होता है E/R। आप E/R अप्लाई कर देंगे और आपको मिल जाएगा करंट की वैल्यू। तो इस तरीके से आपने तीनों क्वेश्चन कर लेना। तीनों क्वेश्चन को करके आप हमें होमवर्क भेजेंगे और होमवर्क करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, मैं बता दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। खोज के आपको हम मेहनत करा रहे हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपको करने ही हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है, बोर्ड के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता ही है इस बार तो एमसीक्यू का सेशन भी है 2021 में, तो इस बार रेडी रहिए, नेक्स्ट सेशन की तरह तैयारी भी करनी है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।